क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो खबरें होती हैं, अगर आप सोचते हैं उसका आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो पूछिए पाकिस्तान से, जिसको रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आटे की किल्लत हो गई, आटा वहां के लोग खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड होता है और असर सभी पर हो सकता है, चाहे विश्व में कहीं भी कुछ भी घटित हो। सबसे पहले आज का मुद्दा जो है सनातनियों का मुद्दा, हमारे पड़ोसी देश की आज फिर से बात कर रहे हैं। लगातार कई दिनों से यह मुद्दा हमने उठा के रखा हुआ है, क्योंकि सरकार अपने कान में तेल डाल के सोई हुई है। बात कर रहे हैं हम अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। जी हां, इस्कॉन की बात कर रहे हैं, जो सनातन प्राणियों में सद्भाव और विश्व के कल्याण की बात करता हो। क्या वो कभी उग्रवाद फैला सकता है? किसी हिंदू संगठन को कट्टरपंथी कहना गलत ही होगा। बता दें कि बांग्लादेश में ढाका हाईकोर्ट के इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार करने के बाद कट्टरपंथी समूहों ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर की मस्जिदों में लाखों मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सड़कों पर जलती लाशें और ये चुपके से बनाई हुई वीडियो, क्योंकि उनको भी डर था कि उनके साथ भी उनका ऐसा हश्र ना कर दिया जाए। तो आपको बताएं, जुम्मे की नमाज के बाद हालिया जो घटना है, ये पुरानी तस्वीरें भी आपको दिखाते चलें, लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद देश भर की मस्जिदों में लाखों मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में राजधानी ढाका और चटगांव में प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन को हिंदू उग्रवादी संगठन और कट्टरपंथी व राष्ट्र विरोधी समूह बताते हुए इस संगठन पर तत्काल प्रतिबंध यानी बैन लगाने की मांग की है। अब रैलियों में कट्टरपंथी संगठन हिफाजते इस्लाम, खिलाफत मजलिस और इस्लामिक आंदोलन सहित कई धार्मिक आधारित संगठनों और राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया है। हिफाजत ने यह कहा कि देश की पराजित ताकतें हिंदुओं का इस्तेमाल अराजकता फैलाने के लिए कर रही हैं। पिछले मंगलवार को चटगांव कोर्ट परिसर में जिस तरह से वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या की गई थी, वे गृह युद्ध भड़काने की कोशिश थी। सोचिए, जिन्होंने प्रभु जी का केस लड़ा उस मुस्लिम वकील को ही मार डाला। ये हालात हैं बांग्लादेश में। ये अपनों के भी सगे नहीं हैं जब ये कट्टरपंथी हो जाते हैं। वहीं चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की रिहाई के लिए इस्कॉन ने कोलकाता में विरोध कीर्तन आयोजित किया। इस्कॉन ने घोषणा की है कि रविवार को दुनिया भर के सभी इस्कॉन मंदिरों में वैश्विक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें बांग्लादेश में हिंदू भक्तों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस प्रशासन ने इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक अकाउंट्स 30 दिनों के लिए सीज किए हैं, यानी फ्रीज किए हैं। इसमें चिन्मय प्रभु जी का अकाउंट भी शामिल है। बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने गुरुवार को अलग अलग बैंकों को ये निर्देश भेजे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने सेंट्रल बांग्लादेश बैंक से इन सभी 17 लोगों से जुड़े हुए अकाउंट से कई लेन देन की जानकारी 3 दिन के भीतर भेजने को भी कहा था। इस बीच अंतरिम सरकार के धार्मिक मंत्री खालिद हुसैन ने कहा कि मौजूदा सरकार को मुश्किल में डालने की कोशिश में एक स्थानीय और विदेशी समूह बहुत सक्रिय है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आंतरिक सद्भावना और शांति व्यवस्था किसी भी तरह से नष्ट ना हो। बांग्लादेश में चल रहे हिंदुओं के नरसंहार की पटकथा या तो पहले से नियोजित एक षड्यंत्र है, या फिर भारत का वो कल है जिसे सुदर्शन न्यूज सालों से बता रहा है। जहां जहां ये बहुसंख्यक हुए हैं, उस देश की डेमोग्राफी बदल गई है। बांग्लादेश में अगर हिंदू विरोधी प्रदर्शन होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के हिंदू भी इन प्रदर्शनों का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करेंगे। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम और शोषण को रोकने का प्रयास करें। और आप देखिए, ये आपका पड़ोसी मुल्क है जो कभी भारत का हिस्सा था। एक पड़ोसी मुल्क जो कि पाकिस्तान, वो भी भारत का हिस्सा था। और आप ये भी सोचिए कि ये कभी हिंदू हुआ करते होंगे, इनका मजहब कुछ और अब हो गया है, लेकिन पहले ये हिंदू हुआ करते होंगे। और आज ये कट्टरपंथी जो विदेश में बैठे हुए हैं, इनको हिंदुओं से इतनी नफरत हो रही है, हिंदुओं के गांव पर ये हमला कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ तमाम अत्याचार, असंख्य अत्याचार जो है वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। अब आप देखिए, बांग्लादेश में इन इस्कॉन मंदिरों पर हमले की भी कहानी जो है वो लिस्ट भी जानिए। 2020 की बात आपको बताएं, इस्कॉन मंदिर पर तब हुआ हमला। चटगांव में 2009 को हमला हुआ, सोचिए। और एक अनाथालय पर हमला हुआ।
क्या बोला जाए इन आतंकवादियों के बारे में? 2015 में इस्कॉन मंदिर जो दिनाजपुर है उस पर भी आतंकियों ने हमला किया। सिलहट में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों के हमले में 10 लोग घायल हुए। इस्कॉन पे लगातार ढाका के इस्कॉन द्वारा आयोजित रथ यात्रा पर हुए हमले में 6 श्रद्धालु जो हैं वो घायल हुए। रथ यात्रा पर भी ये वहां पर भी पत्थर चलाते हैं। 2020 की बात करें तो ढाका के आप वो देखिए वहां पर भी वो बात हम करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ मेहमान संजीव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आपसे ये प्रश्न करता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई अभी आगे क्या सुधार इसमें कोई होने वाला है? देखिए शिवम जी, बांग्लादेश के जो हालात हैं वो लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। हिंदू जो कम्युनिटी है उनका एक परसिक्यूशन किया जा रहा है वहां पर। वहां की सरकार भी जहां पे कट्टर इस्लामिस्ट जिहादी अतिवादी आतंक परस्त जो ताकतें हैं उनको वो लगातार शह देने का ही कार्य कर रही है जी। और जेपी की मोहम्मद यूनुस ने शब्दों के माध्यम से कई बातें कही कि वो वहां पर एक सौहार्द का वातावरण स्थापित करेंगे और अनेक तरीके के आश्वासन उन्होंने अवश्य देने की कोशिशें की पहले, लेकिन उन अपनी कही गई बातों पर जाहिर है कि उन्होंने अमल करके नहीं दिखाया है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार वो कर रहे हैं और उनकी जो अंतरिम सरकार के इस्टेब्लिशमेंट के अनेक जो ऐसे अन्य लीडर्स हैं उनके जो बयान जिस तरह के सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट जो इंतरिम सरकार का है ये कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के काम कर रहे हैं और उनको शह देने का काम कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह की स्थिति शिवम जी बनी रही तो बांग्लादेश में जो लोकतंत्र का जो भविष्य है वो और अधिक अंधकारमय बनेगा, हिंदू और अधिक असुरक्षित होंगे और ये पूरे बांग्लादेश के लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा घातक है ही, ये पूरे क्षेत्र को पूरे साउथ एशिया में भी जाहिर है कि इसके जो है इसको लेकर के एक अस्थिर वातावरण का निर्माण होगा और जो कि किसी की नहीं है। इसी वजह से भारत के विदेश मंत्रालय ने कल एक बार फिर से बांग्लादेश की सरकार से अपील की है कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर कानून का शासन स्थापित करें, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और जाहिर है कि ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि मोहम्मद यूनुस जिनको की नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है, जाहिर है कि अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो उनका जो ये शांति का जो मुखौटा है वो बेनकाब हो जाएगा और इसी तरीके की जो स्थितियां बनी रही तो बांग्लादेश के लोगों का जो जीवन है वो और अधिक मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं की तो बहुत ज्यादा जो उनकी जो चुनौतियां हैं बहुत बढ़ जाएंगी। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की जो स्थितियां अभी भी चिंताजनक। पर संजीव जी किया क्या जा सकता है? ठीक है, ये परेशानी हम समझते हैं और हमारे पड़ोस में ये मुल्क है। ये जब आज़ाद होने की बात कर रहा था, मुझे तो पहले बांग्लादेशियों पर थोड़ी सी उनको शर्म आनी चाहिए। मैं ये बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जो कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पनप रही हैं वो पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान वो आपको पता होगा 71 की अगर बात करें युद्ध के दौरान जो भी कुछ हुआ वहाँ पर पाकिस्तानी फौज जब आई तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, बलात्कार किए, अपहरण किए, हत्याएं की। पाकिस्तानी फौज ने तो पूरा प्लान बना लिया था कि बांग्लादेश को पूरा उसकी जो पूरे लोग हैं उनके पूरी नस्ल को खत्म कर देने का इरादा था पाकिस्तान का। ये क्या इन्होंने कौन सा अब ऐसा कोई नशा कर लिया है कि ये भूल गए हैं वो सारी पुरानी बातें? अपने पूर्वजों के साथ हुए अत्याचार बलात्कार को ऐसे कौन भुला सकता है? बांग्लादेशियों को क्या याद नहीं है या फिर कुछ जानबूझ के ये सारा जो इतिहास है मिटाया जा रहा है उनके ब्रेन से, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? संजीव जी जी, ये एक गहरी साजिश के तहत चल रहा है और जमात इस्लामी बांग्लादेश एक ऐसा संगठन रहा है कि जिसने कि पाकिस्तान की जो सेना का साथ उस जीनोसाइड में दिया था 1971 में कि जब जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने जो है लाखों लोगों की वहां पर हत्या की, महिलाओं के साथ जो है बलात्कार किए, हर तरीके की अत्याचार किए और जो पूरे बांग्लादेश में जो एक बेहद दर्दनाक जो स्थितियां हैं उन्होंने पैदा की और उसमें जमात इस्लामी बांग्लादेश ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था और आज वर्तमान समय में यही जमात इस्लामी बांग्लादेश वहां पर प्रभावी होता जा रहा है और अनेक जो उसके साथ जुड़े हुए अन्य जो कट्टरपंथी परस्त जो एलिमेंट्स हैं वो सभी उसके साथ जुड़े हुए हैं और ये एक गहरी साजिश के तहत चल रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा अभी भी ऐसा विश्वास है शिवम जी कि बांग्लादेश की जो आम जनमानस है, जो आम जनता है वो वहां पर डेमोक्रेसी को देखना चाहती है।
वो वहां पर एक ऐसे शासन को देखना चाहती है जिसमें कि सभी का सम्मान हो और सभी एक जैसा कि बांग्लादेश शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान लगातार प्रगति और विकास की राह पर चल रहा था। जाहिर है कि ऐसे बड़े संख्या में लोग हैं, लेकिन आज वो उनकी जो अवामी लीग है और हिंदू कम्युनिटी है गहरी साजिश का शिकार है, जिसमें कि बांग्लादेश के अंदर की जो घरेलू कट्टरपंथी ताकतें और विदेश में बैठी हुई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो और जो अन्य जो महाशक्तियों की जो शय है उसमें है। तो ये पूरी जो स्थिति है समझिए गहरी साजिश की वजह से हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है बांग्लादेशियों को, पर कट्टरपंथी सोच है वहां पर। शेख हसीना एक महिला, इनको लीडर बर्दाश्त नहीं हुई, इतने लंबे समय तक इतना अच्छा राज उनका रहा, अब वो वहां से हटी तो ये आ गए सड़कों पर, अपनी असलियत पे ये लोग आ गए। चलिए संजीव जी आप बने रहिए हमारे साथ, अगले मुद्दे का भी जो है रुख हमें करना पड़ेगा, रूस यूक्रेन की भी बात यहां पर करेंगे। रूस यूक्रेन का जो युद्ध है पूरी दुनिया के लिए एक संकट बनता जा रहा है, आपको बताएं। चलिए एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आप जानिए, राष्ट्रपति पुतिन ने किया अपनी रणनीति का खुलासा। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के टारगेट पर है यूक्रेन के मददगार, रणनीति में खतरनाक हथियारों से लॉक किए गए टारगेट्स और किसी न्यूक्लियर तबाही जैसा हो सकता है मंजर। तो अब क्या न्यूक्लियर बटन दबेगा? ये तो पुतिन तो बार बार इशारा कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। खुलासा क्या है? ये चेतावनी है। रूस के टारगेट्स होंगे अब जो मददगार हैं, जो सहायता करेगा यूक्रेन की, अब वो भी टारगेट में आएगा। किसी न्यूक्लियर तबाही जैसा हो सकता है मंजर। आस पड़ोस के कई मुल्कों ने, खासतौर पर नेटो वालों ने तो पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया। चाहे पोलैंड की बात करें, ऐसे कुछ देशों की बात करें तो वहां पर न्यूक्लियर बंकर्स वगैरह, वो खुद रूस में न्यूक्लियर बंकर्स जो है वो पूरा चेक कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन पुतिन क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चल चुका है, न्यूक्लियर तबाही की ओर ये बढ़ सकता है। इशारा एक बार फिर हुआ है, चेतावनी एक बार फिर हुई है कि जो यूक्रेन का मददगार होगा वो रिस्क पे है। चलिए बात आगे भी आपको बताएंगे कि भाई कैसे। बात पुनः आपका स्वागत है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, और अब वापस बात करते हैं रूस यूक्रेन की युद्ध के बारे में। पूरी दुनिया के लिए ये युद्ध संकट तो बनता जा ही रहा है, और परमाणु संपन्न बनाने का यूक्रेन को जो फैसला है होने के बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। इस रणनीति के तहत रूस के टारगेट अब वो देश हो गए हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं, और रणनीति में टारगेट ऐसे हथियारों से लॉक किए जाएंगे जो नॉन न्यूक्लियर हैं, लेकिन इनका असर किसी न्यूक्लियर तबाही से कम नहीं होगा। पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारूदी बवंडर उठेगा, और टारगेट पर है ब्रिटेन की राजधानी। सुन लीजिए ध्यान से, ब्रिटेन की राजधानी टारगेट पे है, लंदन टारगेट में है, जिसमें 4 सर्कल्स में विस्फोट होंगे। पूरा प्लान तैयार है हमले का, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। ये बेहद खतरनाक लेवल पर यूरोप तक जंग को ले जाने का फैसला पुतिन कर चुके हैं। ऐसे ही जर्मनी की कैपिटल, आप बर्लिन की बात करें, वहां पर भी मिसाइल गिरेगी, जिसमें औसतन 44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी धमाकों में 11 लाख से ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका है। अगर यह हो गया, दुनिया तबाह हो जाएगी। और भी सुनिए, अपने लंदन की बात सुनी, पेरिस की बात सुनी, और रोम में भी रूस के धमाकों से 44 लाख से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह नेदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम की भी अगर बात करें, चलिए वहां एम्स्टर्डम के रेडियस में भी लाखों लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे। नेदरलैंड्स में होंगे, एम्स्टर्डम में होंगे, पोलैंड की राजधानी में वॉर्सो में धमाके से एक बड़ा क्षेत्र विलुप्त हो जाएगा। मैड्रिड में धमाका हुआ तो वहां भी ऐसा ही होगा। स्वीडन भी इस तबाही से नहीं बच पाएगा। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड भी रूस की तबाही से भारी नुकसान में चला जाएगा, उसको भारी नुकसान होगा। टारगेट जो है वो तुर्की की राजधानी अंकारा भी है, किसी को नहीं छोड़ने वाले पुतिन, जहां विनाश का बवंडर उठेगा। ऐसे ही कनाडा के ओटावा में भी तबाही का प्लान जो है वो तय कर लिया गया है। लेकिन इस तबाही में हथियार सिर्फ ऑरेशनिक नहीं होगा, सूरज सतह जैसे तापमान में भस्म करने के हथियार कुछ ऐसे भी हैं। हाइड्रोजन कैटेगरी जहां तक है मुझे समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये 2 चीजें होती हैं। उतना आपका समय नहीं गवाएं
पाएंगे, लेकिन सूरज सतह जैसे तापमान में भस्म करने के हथियार कुछ और भी हैं, जिनमें सीक्रेट फाइटर जेट्स, सीक्रेट क्रूजर मिसाइल्स, सीक्रेट लॉन्ग रेंज ड्रोन, सीक्रेट हाइपरसोनिक वेपन्स, सीक्रेट ग्लाइडिंग व्हीकल्स और सीक्रेट थर्मल रेडिएशन वेपन शामिल हैं, जो रूस की किसी मिसाइल के एस्टैब्लिश होने से लेकर फायर और न्यूक्लियर धमाके जैसे बवंडर दिखाते हुए सीक्वेंस बनाएंगे। पुतिन की चेतावनी का सीधा अर्थ यह है कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार मिले तो जवाबी कार्रवाई के तबाह जो है वो तबाह होगा, कौन होगा? यूरोप होगा तबाह उससे। यूरोप में देखिए लंदन तक ये महाविनाश जो है होगा, ये महासंहार होगा, और पुतिन की इस चेतावनी को कोई भी हल्के अंदाज में नहीं ले रहा है, जिसका प्रमाण है नेटो देशों में फैली दहशत। इसमें अव्वल है वो अमेरिका, जिसका नाम भले ही पुतिन की टारगेट लिस्ट में ना हो, लेकिन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट जानता है कि उसका नंबर पहले भी हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने वॉर जोन में मिनटमैन 3 मिसाइल जो है उतार दी है। इसके अलावा अपने न्यूक्लियर हथियारों के अपग्रेडेशन के लिए $138 बिलियन यानी 11,67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा नेटो देश पोलैंड में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने वाले हैं, वो हो भी गए हैं कि भाई अब एक्टिव कर लो, पुतिन मार देगा हमें, कुछ भी कर सकता है। जर्मनी में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है, और पुतिन की चेतावनी से मचे हाहाकार का जो प्रमाण है सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस चेतावनी के बाद जारी हुए बयान भी रूस के जो है डर की पुष्टि करते हैं। हालांकि रूस की नई ऑरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निप्रो में मची तबाही के बाद ही वॉर जोन और यूक्रेन के सहयोगी देशों पर रूस का डर काबिज हो चुका था। बहुत लोग मर गए थे, नॉर्थ कोरिया के भी वहां सोल्जर्स मरे थे, जिसके बाद यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार लौटाने का फैसला कर लिया गया था। लेकिन रूस ने सहयोगियों को टारगेट बनाकर इस डर को दहशत में बदल दिया है। लेकिन रूस इस दहशत से साक्षात्कार कराने के लिए भी अब कमर कस चुका है, यानी रूस का एक कदम दुनिया को महाविनाश की आग में धकेलने के लिए काफी है। हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी अगर जुड़े हुए हैं, तो श्रीवास्तव जी आपसे मेरा यह प्रश्न है, न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ सकता है क्या? खतरनाक हथियार अपग्रेडेड लेवल के भी इस वक्त पुतिन के पास हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूक्लियर वॉर को करने का जो दुस्साहस है वो राष्ट्रपति पुतिन अफोर्ड कर सकते हैं। और तो डरा रहे हैं, तो ये डरा रहे हैं क्या खाली? जी, ये एक पॉस्चरिंग है, एक पॉस्चरिंग है। और देखिए, जब हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे, तो उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में अंतर यह है कि 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, और आज सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। रशिया इस बात को जानता है कि यदि उन्होंने कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दिया तो ये एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे मैड की सिचुएशन, ये मैड का टर्म भी मैंने आप ही से यहाँ पर जो है चैनल में मैंने सुना और सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। एक बार फिर आपको जो है हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, समय इतनी अनुमति देता है, ब्रेक्स भी लेने होते हैं। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लाएंगे। सीरिया के बारे में भी कल आपको बताएंगे कैसे वहां पर भी विनाश हो रहा है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।